हेलो फ्रेंड्स। आज से हमारा लूसेंट सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि ये कल ही से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ इशू की वजह से कल स्टार्ट नहीं कर पाए थे, तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो जो टॉपिक आप लोग ने थंबनेल पे देखा होगा, वही वही टॉपिक आज इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। और रात के 9 बजे क्यूज़ होता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे भी आप लोग जुड़िएगा 9 बजे। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं आज का वीडियो कितना देर और कितना टाइम लगता है आज के वीडियो में। ऐसे तो मैं होमवर्क सीरीज़ वाला जो वीडियो लूसेंट का है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देने के लिए हम 3 मिनट 4 मिनट या 2 मिनट ऐसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा होने वाला है। देखते हैं कितना देर का वीडियो होगा। और ये जो टॉपिक आज दिए हैं, वो तीनों टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। यानी कि इतिहास हम पढ़ते हैं, किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत हमारा किसका अध्ययन किया जाता है? इतिहास के तहत हमारा अध्ययन किया जाता है ऑप्शन नंबर 1, अतीत का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। ओके है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आप लोग क्यूज में भी पढ़े होंगे, क्यूज दिए होंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का जवाब हमारा होने वाला है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था। हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, जो कि येलो से हाईलाइट किया हुआ है हमारा हाईलाइटर से, वो आंसर है। लेकिन यहाँ पे दोनों से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? किसने कहा है? किसने कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो किसने कहा है? तो ये कहा है थ्यूसीडाइडिस। क्या? थ्यूसीडाइडिस। थ्यूसीडाइडिस ने कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज क्या है आप लोग? द हिस्ट्रीज क्या है? द हिस्ट्रीज क्या है? द हिस्ट्रीज एक बुक है। द हिस्ट्रीज एक बुक है। ये किसका बुक है आपका यहाँ आंसर करना है। तो द हिस्ट्रीज, अभी तो ये जो बुक है उसमें हाईलाइट कर दिए हैं कुछ पेज तक, जब वहाँ तक हम पढ़े हैं, उसके बाद आपको हाईलाइट नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर होने वाला है, द हिस्ट्रीज बुक किसका है? हेरोडोटस का है। द हिस्ट्रीज बुक किसका है? हेरोडोटस का बुक है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता, जो कि इसका जो सही अर्थ है कि पदवी किसको मिला है, तो किसको मिला है? हेरोडोटस को मिला है। किसको मिला है? यहीं पे है हेरोडोटस, इसी को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होने वाला है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन हिगेल का है। किसका? हिगेल का है। ये कथन हिगेल का है। इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? हिगेल का है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? ये भी हिगेल का ही है। किसका कथन है? ये भी हिगेल का ही है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ये भी हिगेल ही बोला है। और इतिहास अपने को दोहराता है, ये भी हिगेल ही बोला है। 2 क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अब 8वां क्वेश्चन है कि किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो किसने कहा है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कहा है किसने? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टि का संक्षिप्त वर्णन करता है? यानी कि बोल रहा है कि कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स जो है उसके दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन है।
तो ऑप्शन नंबर ए है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। एक और ये इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो अभी आप लोग ऊपर पढ़े किस सिद्धांत से किया था, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। और इसे क्या किया था? वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया किसने? कार्ल मार्क्स ने। और उसको किस प्रक्रिया से? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 इतिहास विगत की राजनीति है या किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कथन है? तो ये सीले का कथन है। किसका? सीले का कथन है। सीले का। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। अब लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर कितना? 13। तो इसमें क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो यहाँ हमारा होने वाला है ये जो है ओकसाट। ओकसाट क्या है? ओकसाट जो कि ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है। यानी कि ओकसाट जो है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये किसने कहा है? ओकाट ने कहा है। ओकसाट ने कहा, क्या कहा है? कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है। अब हमारा बी का क्या होने वाला है? बी का हमारा 4 होने वाला है। 4 यानी कि यहाँ से यहाँ जाने वाला है। यानी कि ट्रेवेलियन क्या कहा है? ट्रेवेलियन ने कहा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है। अब हमारा सी का 1 होने वाला है, यानी सी का यहाँ से जाएगा यहाँ, यानी कि कॉलिंगवुड ने कहा कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और एक बच गया 4, तो कहाँ चल जाएगा? बचा 1 2, तो वहाँ यहाँ जाएगा। यानी कि व्यूरी ने क्या कहा है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है। ये भी आप लोग को सही से याद रखना है। मतलब कि ये जो बोला है ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया, नहीं ये आएगा भी, हमको लगता है कि नहीं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। लेकिन ये आया हुआ है भाई, नीट में आया हुआ है, 2013 के क्वेश्चन है ये जो है इसको आप लोग सही से, ये क्वेश्चन जो अभी बताए हैं इसको सही से आप लोग याद करना। ठीक है। पॉइंट को लिख लेना आप लोग कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा होने वाला है किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये कहा है वेनेडिक बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आने वाला है। 15 क्या है कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? E.H. कार ने कहा है कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? यानी इस BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ये तो सब लोगों को पता होता है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, AD यानी एनो डोमिनी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लो, अभी बोले कि AD आया, वो क्वेश्चन आ गया कि AD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एनो डोमिनी होगा। ठीक है। अभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें,
क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व, ये ऑप्शन से बनेगा। आप लोग ऑप्शन से देख सकते हैं इसका किसका क्या क्या ऑप्शन। वर्ष 150 ईसा पूर्व से पहले आता है, मतलब कि पहले आता है, नहीं भाई ये तो गलत हो गया। ये वर्ष 150 ईस्वी के बाद आता है, हाँ पहले ऊपर से घटते हुए आता है ना 0 तक। आप लोग बीसी अगर एडी अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो बीसी मतलब कि घटते हुए आता है, एडी बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ये राइट आंसर आपको बी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है, तो किस शताब्दी में आता है, 11वीं शताब्दी। अब कहें कैसे भाई, अगर 1000 है, 1000 के बाद अगर कुछ चल रहा है तो 11वीं में आएगा, अगर 1100 के बाद कुछ चल रहा है तो 12वीं शताब्दी में आएगा। अगर आप लोग देखे होंगे कि 1900 से 2000 के बीच में अगर कोई साल चला है उसको 20वीं शताब्दी बोलते हैं, और अभी जो 2000 से लेकर 2100 के बीच में जो चल रहा है वो 21वीं शताब्दी है। अभी जो चल रहा है क्या शताब्दी है, 21वीं शताब्दी। तो ये आप बात कर लो, समझ लेंगे। 900 चलेगा, 900 से 1000 तो क्या हो जाएगा 10वीं शताब्दी, ठीक है ना। ये आप लोग पक्का याद रखना कि ये कैसे है, ये बहुत से लड़कों को समझने में बहुत ही परेशानी होती है। तो ये आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी सम्मिलित करना है। विक्रम संवत्सर, यहाँ पे संवत होगा, संवत, यहाँ पे जो बुक में है वो गलती है, यहाँ पे संवत होगा। विक्रम संवत कब से कब चला, ये आप लोग को पता हो। विक्रम संवत शायद 78 में चला था। विक्रम संवत 78 में चला था। ये यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसका देख लेते हैं 2 सेकंड। इसका ए का 4 होगा, ठीक है, ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, किधर गया, यहाँ ये रहा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, ये रहा। यानी कि विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था, तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, यानी कि 58 बीसी बोल सकते हैं। और शक संवत जो की बात कर सकते हैं 78 बीसी में, 78 ईस्वी यानी कि एडी में है। और गुप्त संवत की अगर बात करें तो गुप्त संवत 320 एडी में और मानी ईस्वी में। और कली संवत की अगर बात करें तो ये 3102 ईसा पूर्व, यानी कि ये हो जाएगा बीसी में, ठीक है ना। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अभी हम लोग वहाँ पे मैच किए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, अभी बताया था कि 58 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 78 एडी में हुआ था। तो किसके में, तो ये हुआ था कनिष्क सम्राट था उस टाइम पे, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो कि नेशनल कैलेंडर है किस संवत पर आधारित है, नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है, तो अभी जो नेशनल कैलेंडर चल रहा है वो कौन, शक संवत पर आधारित है, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 24 गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो ये श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। किसको, चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। 25 क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, किस उपलक्ष्य में किया था, आप लोगों को पता है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। यानी कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, यस 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। शक संवत सन 78 में आरंभ हुआ था, यस ये भी सही है। गुप्त संवत जो कि 319 में आरंभ हुआ था, हाँ ये भी सही है।
तो भारत के मुसलमान शासन का युग 1192 में शुरू हुआ था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है 1, 2 और 3, ये सही है तीनों। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम लोग। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। दो ऐसा है जो कि अपने राज्यारोहण के ही उपलक्ष्य में किया था, ठीक है ना। एक चंद्रगुप्त फर्स्ट और एक हर्षवर्धन, दोनों अपने राज्यारोहण के ही उपलक्ष्य में किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा होने वाला है, निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो कौन सा संवत है कलचुरी संवत कहलाता है? तो ये होगा त्रैकुटक संवत, ठीक है ना, त्रैकुटक संवत। अगर आप क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया था? तो विक्रमादित्य सिक्स्थ ने, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो ये लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? हमको कुछ समझ नहीं है, पहले नहीं पढ़ा क्वेश्चन। ये 1931 का आंसर हो जाएगा। आया हुआ भी है यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2007 का, तो देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा है क्या इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विक्रम संवत 2070 ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। ये सब पहले नहीं पढ़ रहा है क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया भाई। संवत पढ़े हैं क्लास में, ये संवत पढ़ाया ही नहीं गया। ये संवत क्या होता है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या होने वाला है, ऊपर है क्वेश्चन नंबर 33। आज का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो 45 होने वाला है। तो चलिए 33वां क्वेश्चन हमारा है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और शक संवत जो कि 78 ईस्वी। तो ये आप लोग करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 135 वर्ष। 135 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600, ठीक है, 600, ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? शक संवत क्या होगा? साके संवत या शक संवत, ठीक है ना। साके क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 साके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग चलते हैं। शुरू में जो है ना प्राचीन भारत, वो जो है कुछ समझ पल्ले ही नहीं पड़ता। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता तक हम लोग नहीं आते हैं तब तक कुछ पल्ले ही नहीं अच्छा से पड़ेगा, उसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। जो कि ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मारिएगा भी मत, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसी को आप लोग नोट करके रट्टा मारिएगा तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्राचीन भारत से उतना क्वेश्चन आता भी नहीं है ज़्यादा, कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री से आता है तो उससे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो हम लोग पढ़े भी हैं अच्छे से। लेकिन इसमें जो है कहाँ से लूसेंट में उठा के क्वेश्चन दिया है, पल्ले ही नहीं पड़ता। चलिए कोई नहीं,
आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का क्या था कि पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, किसको समझने के लिए? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन 14 निर्धारित प्रति विकास किसने किया? तो ये तो विलियर्ड लिब्बी ने किया है। विलियर्ड लिब्बी ने ये हम लोग पढ़े हैं, ये चीज़ में अथी में भी दिए थे, लेकिन संबद्ध के बारे में नहीं है। ब्लू वाले बुक में भी नहीं है, अपडेटेड 25 वाला बुक मेरे पास है, उसमें भी नहीं है। संबद्ध के बारे में है ही नहीं, इसीलिए हमको प्रॉब्लम उसमें है। तो यहाँ से है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14 पुरानी वस्तुओं को उसका एज को देखने के लिए कार्बन 14 का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि जिसमें जितना कार्बन कम रहेगा उसका एज उतना ही ज़्यादा रहता है। ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। जितना कार्बन कम उतना एज ज़्यादा, जितना कार्बन ज़्यादा उतना एज कम। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की हम लोग चलते हैं। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। ठीक है ना, जीवाश्म। अगर बात करें प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का कब से माना जाता है? टाइम पीरियड जो इसका 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा है ना, देखिए। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह प्रमाण मिला है। कैसा प्रमाण मिला है भाई? लेखन प्रमाण मिला है। कैसा? लेखन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे शक संबत का क्वेश्चन आया है। देखिए, शक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो किसका है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च, यानी कि 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ये दो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो किसने चलाया था? सेलेरियस ने चलाया था। और आज का हमारा हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला लास्ट क्वेश्चन? तो आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण संबंध महत्वपूर्ण सूचना दी है? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो किसने दी थी? तो दी थी अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी ने दी है। ठीक है ना। ओके, तो आज का हमारा हिस्ट्री का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। 45 क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का हो गया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का, जो कि हमको लगता है कि अलग वीडियो इसका कर देना चाहिए। तो हम हो सकता है कि इसका अलग वीडियो कर दें ज्योग्राफी वाला का। ठीक है। तो आज यहीं हिस्ट्री का यहीं है, ज्योग्राफी का हम डाल लेंगे आगे की वीडियो कभी।